किसके दादा सीजीआई हैं? कौन खुद सीजीआई है? किसका बेटा जज है? मेरा दादा तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, मैं तो नहीं हूं। तो फिर 100% कोलेजियम सिस्टम से बैठने वाले कौन है? ये वक्त बिल्कुल इमरजेंसी का दौर है। और ये इमरजेंसी का दौर क्यों लागू हो चुका है आज? क्योंकि जो निकम्मे, निठल्ले, बोल सकती हूँ ना, जो चीप मेंटालिटी के, है ना, बोलना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर अगर मेरा बाप आईएएस है या मेरा बाप डॉक्टर है, तो क्या आप मुझे उन गंदी निगाहों से देखना बंद कर दोगे? आप मुझे मेरे साथ छुआछूत, जातिवाद करना बंद कर दोगे? आप मेरे साथ जो सोसाइटी के अंदर हाल होता है कि अगर आप जितनी पोजीशन पे जाते हो उतना आप इनकी आंखों में खटकते हो, हम ज्यादा उनको दिखते हैं और ज्यादा चुपते हैं कि ये चंद बच्चे, ये चंद पढ़ लिख कर आके प्रोफेसर जब बोलते हैं, ये विरोध दर्ज करवाते हैं, अगर इसके जैसे रिजर्वेशन का लाभ उठाकर सभी ऐसे हो गए, सभी ऐसे निकल गए, तो हमारी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि रिजर्वेशन लेने वाले वी आर नॉट द फर्स्ट वंस। हमसे पहले 3000 साल का रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन, वैदिक रिजर्वेशन किसने लिया था? किसको अधिकार था पढ़ने का? ये लोग बहुत छोटे हैं, ये नहीं सोचने की जरूरत है। हाँ, ये वक्त बिल्कुल इमरजेंसी का दौर है। और ये इमरजेंसी का दौर क्यों लागू हो चुका है आज? क्योंकि जो निकम्मे, निठल्ले, बोल सकती हूँ ना, जो चीप मेंटालिटी के, है ना, बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, ये जो कैमरास, ये वाले नहीं, ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, ये कैमरा सीधे जाते होंगे आरएसएस की शाखाओं में, ये मोदी के दफ्तर में, और दिखाते होंगे कि किस स्पीकर ने क्या कहा। क्या पता वो सोशल मीडिया देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन उनको उनकी औकात समझ में आनी चाहिए। ये इमरजेंसी का दौर जो आज लगा है, ये किसकी वजह से लगा है? ये उनकी वजह से नहीं जो कभी हमारे लिए खड़े नहीं हुए। ये उनकी वजह से नहीं लगा कि जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता था, जब हमारे लोग मरते थे, तो शमशान घाट में ये कहकर कि ऊंची जात वालों का यहाँ आपकी अर्थी जलाई नहीं जा सकती, यहाँ आपको दफनाया नहीं जा सकता। जब हमारा बच्चा घोड़ी पे चढ़ता था, मूंछ रखता था, तो उसको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता था। जब हमारा बच्चा पानी की आस में घड़े से पानी पीता था, उसको मार दिया जाता था। ये वो लोग जो हमारे लिए तब आके नहीं लड़ते थे। ये इमरजेंसी का दौर उन लोगों के लिए नहीं है। ये इमरजेंसी का दौर जो लगा है आज, ये हमारे अपने निकम्मे निठल्ले लोग जो सांसद बन के भाजपा में बैठे हैं, उनकी चुप्पी, उनकी गुलामी, उनकी चाटुकारिता की वजह से आज हम ये सब सह रहे हैं। आज हम सबके कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, forget that there is opposition in the country, because opposition plays dirty politics. Opposition picks and choose things for their own benefits. कि ये मसला अगर हमें सूट कर रहा है, हमारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को सूट कर रहा है, तो हम इस मसले को उठाएंगे। अगर कोई दलित बच्चा मर जाता है, अगर हमारा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है, ये सुसाइड हो जाती है, इट इज़ वेरी इजी फॉर द ऑपोजिशन। आओ ना, मोमबत्ती तो जलानी है, डफली तो बजानी है, 4 नारे तो लगाने हैं। आप मैदान में खड़े होते हो तब ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे। सो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी और मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी आर द रियल वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन एंड द वॉइस ऑफ डिसेंट इन टुडेज टाइम। हम लोगों पर जिम्मेदारी है। एंड आई थिंक मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि ना मैं जेल से डरती हूँ, ना मैं इनकी खोखली धमकियों से डरती हूँ, ना मैं इनकी रेप की धमकियों से डरती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं इतनी सक्षम हूँ कि अगर मुझे कोई उंगली लगा के छुएगा तो मैं वो उंगली नहीं, मैं पूरा हाथ वापस लेकर आऊँगी। इतना दम मैं अपने आप में रखती हूँ और मैं सरकार से लड़ना जानती हूँ। और मुझे यही लगता है कि ये चंद लोग जब हम घर वापस इस ऑडिटोरियम के बाहर जाएंगे और हम यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएंगे कि अब हम जो लोग विभाजन करने की, डिवीजन करने की हमारे अंदर कोशिश कर रहे हैं, सरकार ने जो उनका हक अधिकार बनता था, जो 12वीं पास तक फ्री एजुकेशन का जुमला दिया, वो 12वीं पास तक नहीं चाहिए। 12वीं पास किया हुआ बच्चा आईएएस नहीं बन सकता। 12वीं पास किया हुआ बच्चा बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाकर नहीं बैठ सकता। उनको फ्री हायर एजुकेशन टिल पीएचडी और व्हाट एवर दे वांट टू डू, वहां तक उनको फ्री एजुकेशन मुहैया कराया जाए। नंबर 1, ये मेरा पहला सुझाव है, जिसके लिए ये ध्यान से सुनना, हम नहीं, हम सेकंड में खड़े होंगे, सेकंड लाइन में। पहली लाइन में कौन खड़ा होगा? भारत की जो आज वर्तमान सरकार है वो भ्रष्ट जनता पार्टी, विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। वो दूसरे नंबर पे खड़े होंगे हिंदू सेना, करनी सेना, व्हाटएवर द सेना, द सो कॉल्ड एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो इनके संगठन है, वो जो आज हमारे समाज के लोगों को उकसा रहे हैं और आपस में लड़ा रहे हैं। वो हमारा अधिकार मांगेंगे बैकलॉग का। नौकरी हमने नहीं खाई, हमें एनएफएस किया। हमें जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, अ बेंच फुल ऑफ
लिटरली वो खुद नॉट सूटेबल लोग हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो खुद जुगाड़ से, वो खुद लोगों के गॉडफादर अंदर बैठे होते हैं जो वहाँ बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और वो खुद सूटेबल नहीं हो स्पोर्ट्स पे बैठने के, पढ़ाने के। अगर गॉडफादर ना हो इंटरव्यू के अंदर तो ये लोग सिलेक्शन कमेटी से पास ही नहीं हो सकते। ये रियलिटी है इंस्टीट्यूशंस की। और ये लोग हमें नॉट फाउंड सूटेबल करके सबको एनएफएस किया जा रहा है, वो बहुत सोची समझी साजिश है। वो पोस्ट एनएफएस करके बैकलॉग में डाल देंगे, और वो बैकलॉग रोस्टर कब घूम के वो पोस्ट जर्नल में चली जाएगी, और वो बैठ के वहां पे लाभ ले रहे होंगे, और हमारे वाले गद्दार दलाल तालियां पीट रहे होंगे। और हमारे वाले दलाल और गद्दारों में बेंच के अंदर बैठ के इतनी हिम्मत नहीं होती जो एक्सपर्ट बन के जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि वो वहां बैठ के ये बोल सके कि नहीं मैं स्टैंड अलोन हूं, मैं अकेला खड़ा हूं, आप ये गलत कर रहे हो। वो वहां ताली थपथपाते हैं, और वो जो फैसला बाकी 5-7 लोग बैठे होते हैं वो देख कर आ जाते हैं। भाई चोरी के दरवाजे से आना, भाई हमें टैलेंट है, ठोक बजा के सीने में बोलते हैं, 4 किताबें पढ़ी हैं भले, लेकिन पढ़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से, जितना पढ़ा उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का जमीन पे दम रखते हैं। तो फिर चोरी के दरवाजे से क्यों आना? आईएएस बन के, सेक्रेटरी बन के सीधे आओ ना, बैठो ना, दो ना इंटरव्यू, तब आपको लेटरल एंट्री से चोरी से आना है। आप आओ, आज 7-8 जजेस का बेंच बैठ गया, कोलेजियम सिस्टम से प्रथा चलती आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा कोई बंदा ही नहीं, हमारे कोई लोग ही नहीं, तो हमारे साथ जस्टिस कैसे होगा? उन्हीं के लोग, उन्हीं के जज। आज मैं तेरी बेटी को बनाऊंगा, कल तू मेरे बेटे को बना, तो एक काम करो, कोलेजियम सिस्टम लागू करो, हमारे लोगों को सीधे सीधे जज बनाओ। ये जो बीजेपी के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने ये तालियां बजा रहे हैं, हमारे लोगों को उकसा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, हाल ही में भी हमारे एक साथी पर अटैक करवाया है, तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन में ये लोग खड़े होंगे ये अधिकार मांगने के लिए, और दूसरी लाइन में हम लोग खड़े होंगे कि अगर ये भाग जाए तो लठ लेके भी तैयार रहना है ना वापस वहां बिठाने के लिए, तो वहां हम इनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। मुझे ये लगता है कि जो पिछले 15-20 सालों से हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो कि थोड़ा सा माना जाता था कि ये एक फेयर प्रोसीजर है, जो कि अब नहीं रहा। आपने नीट में देख लिया क्या हुआ, आपने देख लिया कि किस तरीके से लेटरल एंट्री से लोगों को घुसपैठ करवा रहे हैं। लेकिन जो एक फेयर सिस्टम माना जाता था, हमें लगता था कि ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस सही है, उसमें इनको ये चीज़ लगी कि 15-20 सालों से जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं, ये सिर्फ पास करके आ नहीं रहे, ये टॉप कर रहे हैं। तो जब टॉप कर रहे हैं तो बड़ी पोजीशंस मिलेंगी, तो बड़ी पोजीशंस मिलेंगी तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहोगे, उस बॉडी में रहोगे तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में जब आपके लोगों के लिए कुछ ऐसा डिसीजन बन रहा होगा, बड़े बड़े ब्रेन्स बैठ के वहाँ पे, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जहाँ के हो अगर ज़मीर जिंदा है तो बुरा और डर तो लगेगा ना उन लोगों के लिए। तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके साजिश के तहत ये चीज़ें हो रही है कि रिजर्वेशन का एक ढांचा रह जाए और अंदर कुछ ना बचे इनके लिए। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें एक साथ देखने की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, ये सब कुछ मिला हुआ है, ये कहीं पे भी अलग नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि सब चीज़ों को समझते हुए आज इस इमरजेंसी के दौर में अगर हम अपनी जिम्मेदारियां, अपनी चीज़ें समझ लें, वो जो संवैधानिक प्रोविज़न है उसका कहना ये है कि इस फंड के तहत, इस कंपोनेंट प्लान के तहत सिर्फ और सिर्फ इनके बच्चों को स्कॉलरशिप्स, इनके बच्चे अगर फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं उसकी स्कॉलरशिप्स, इनके बच्चे अगर यूपीएससी वगैरह आईएएस की कोचिंग लेना चाहते हैं उसकी स्कॉलरशिप्स, नरेगा वर्कर्स जो लोअर लेवल पे काम करके उनको लोन्स, उनकी स्थिति अच्छी, जो लोग नंगे बदन सीवर के अंदर उतर रहे हैं उनके लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीन्स बनाई जाए कि उनका वो वहाँ पे शोषण रुका जाए, उनके साथ वो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं वो रुकी जाए, वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट प्लान इनके वेलफेयर के अंदर। बताइए अगर ये प्लान किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे वो वर्तमान की प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट भारतीय जनता पार्टी, अगर इन्होंने वो प्लान इम्प्लीमेंट किया होता तो मुझे ये लगता है कि इस दौर में हम सब एक साथ हैं। वही दौर उन्होंने वापस लाया, लेकिन तब शायद हमें लड़ना इतने अच्छे से आता नहीं था, लेकिन आज हमें कमर भी तोड़ना आती है, उलगुलान करना भी आता है, लड़ना भी आता है, चाहे वो कलम से हो, चाहे वो किसी और चीज़ से हो। तो अब हम तैयार हैं हर तरीके से। संसद आवारा हो चुकी है, लेट्स टेक अ प्लेज कि सड़कें अब सुनसान नहीं रहनी चाहिए। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया।